एंड वेलकम टू द क्लास। हिंदू लॉ की क्लास में आज हम कोपार संधि को पढ़ेंगे। देखिए, कोपार संधि का जो कंसेप्ट है उसके बारे में कुछ बातें सुन लीजिए। पहली बात तो ये कि कोपार संधि का जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। दूसरी बात, कोपार संधि का मतलब होता है जॉइंट हायरशिप, यानी कि एक व्यक्ति की कोई उत्तराधिकारी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जॉइंट हो रही है, यानी कि सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होगा। और कोपार संधि जो होता है वो 4 जनरेशन तक होता है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली का कंसेप्ट होता है जो हमने हिंदू लॉ की लास्ट क्लास में पढ़ा था, उसी के अंदर कोपार संधि होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली में कोई डिग्री नहीं बताई कितनी तक होगी, लेकिन कोपार संधि में बताया गया है कि 4 डिग्री तक होगा। तो कोपार संधि को इस एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि कोपार संधि होता क्या है। मैंने आपको बताया क्या होता है, जॉइंट हायरशिप होती है, ये बात ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होती है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है ये भी समझ लो, फिर एग्जाम्पल समझेंगे। प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है। एक व्यक्ति प्रॉपर्टी 2 तरीके से प्रॉपर्टी होती है उसके पास। कैसे? या तो उसने खुद से कमाई होगी या उसको पूर्वजों से मिली होगी, उसकी पुश्तैनी होगी। तो जो कोपार संधि होती है ना, वो पूर्वजों से मिली हुई होती है। मीन्स पूर्वजों मीन्स उसकी पुश्तैनी होती है, उसकी खुद की कमाई हुई की बात यहाँ नहीं हो रही है। तो पुश्तैनी से क्या मतलब है उसको समझ लेते हैं। एक व्यक्ति है ए, उसके 4 पुत्र हैं बी सी डी ई, ठीक है। फिर बी के फर्दर बच्चे होते हैं B1, B1 के भी बच्चा हुआ B2, फिर B2 का B3, B4, इस तरह से। इस तरीके से इसका पुत्र दूसरा C, जिसके 2 बच्चे हुए S1 एंड S2, तीसरा पुत्र D, जिसका कोई बच्चा नहीं, E हुआ, जिसके 2 पुत्र हुए M और N के भी फर्दर बच्चे हुए। तो यहाँ कोपार संधि का क्या मतलब होगा? कोपार संधि का मतलब होगा A, B, B1 और B2 यहां तक। तो इस जनरेशन तक, यानी कि B, B1, B2 ये कोपार संधि में आ गया, ये भी आएगा, ये चारों तो आएंगे ही क्योंकि चारों इसके पुत्र हैं। उसके बाद इसके 4 जनरेशन तक होगा। तो यहाँ 2 जनरेशन तक है, कोई बात नहीं, ये भी कोपार संधि का पार्ट होगा। ये D भी है, फिर M भी है, N भी है, N तक ये देखिए 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक। तो यहाँ तक N1 तक और यहाँ तक B2 तक, ये सारे एक कोपार संधि का पार्ट बनाते हैं। ये कोपार संधि 4 जनरेशन तक होती है, जिसमें एक कॉमन एंसेस्टर होता है। कॉमन कौन है? A। इन सबका कॉमन कौन है? A। क्योंकि देखिए ये जो B2 है ये A का क्या हुआ? पड़पोता हुआ। A पिता है, पिता का बेटा, बेटे का बेटा, यानी इसका दादा बना, फिर ये इसका परदादा बना। तो ये परदादा, ये जो हुआ ये कौन हुआ? ये बेटा, बेटे का बेटा, यानी ये वाली जनरेशन तो हमारी सेम थी इतनी, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हुआ? ये हुआ फादर, बेटा, ये दादा, यहाँ पर ये दादा बन गया और यहाँ पर ये परदादा बन गया। तो यानी परपोते तक ये कंसेप्ट चलती है। बस इतना सा बात याद रखना, कहाँ तक चलती है? परपोते तक। अब आप बोलेंगे मैं परपोती क्यों नहीं बोल रही हूँ? देखिए, जो फीमेल का कंसेप्ट है, ये जो कोपार संधि में ये मेल के कंसेप्ट से है, फीमेल को इंक्लूड नहीं किया गया। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसको डॉटर्स में, उसके साथ डॉटर को भी जो है कोपार संधि का पार्ट बना लिया गया। मगर जो इसको गिना जाता है वो गिना जाता है कैसे? मेल एंसेस्टर से। मेल को ही यहाँ पर कोपार संधि का पार्ट बनाया गया, जो ओरिजिनल बनाया गया। मैंने बताया 2005 के अमेंडमेंट के बाद अनमैरिड डॉटर्स को भी कोपार संधि का पार्ट बना दिया गया है। तो ये तो हो गया जनरली। अब इसकी जो बहनें होंगी, ये बहनें भी इनकी जो ये थे परपोते, यानी अब इसकी परपोती भी यहाँ पे काउंट होने लगेगी 2005 के बाद। तो ये हो गया हमारा कोपार संधि। एक कोपार संधि ये बन गई। अगर अब होता है ऐसे कि बी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इनका कॉमन एंसेस्टर ये है, तो यहाँ तक रहेगा। भले बी यहाँ से हट गया हो तो भी ये सेम ही यहाँ तक रहेगा। और अगर ऐसा हो जाए B1 हट जाए तो भी यहीं तक रहेगा। लेकिन अगर ये हट जाए तो फिर ये जो होगी हमारी कोपार संधि, ये डिसॉल्व हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद कैसे होगा? फिर उसके बाद अगर ये बी हमारा जिंदा रहता तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती, तो फिर वहां से काउंट होता। यानी कि अगर ऐसा भी हो, ये भी जिंदा है, ये भी जिंदा है, और ये तो इसकी जो कोपार संधि बनी है इसकी प्रॉपर्टी के कमाए हुए हिस्से बनेंगे।
लेकिन अगर बी की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी होती तो फिर उसके बाद आगे चलिए उसकी जनरेशन तक वो कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी बनाता, यानी कोपार्सिनरी के अंदर भी कोपार्सिनरी बन सकती है। ये तो बड़ी कोपार्सिनरी थी, लेकिन अगर इसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो फिर आगे उसके भी कोपार्सिनर होंगे, उसके यहाँ तक होंगे 4 जनरेशन तक। इसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो फिर इसके 4 जनरेशन तक होंगे। इस तरह से कोपार्सिनरी के अंदर भी कोपार्सिनरी बनती है। फिर इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, जब तक लास्ट सर्वाइविंग है, इसके अंदर लास्ट सर्वाइविंग उत्तराधिकारी जब तक बचा रहेगा तब तक ही कोपार्सिनरी चलती रहेगी। यानी अगर B4 की डेथ हो जाती है और उसके बाद कोई और नहीं बचता है तो फिर वहां पर कोपार्सिनरी जो भी वो खत्म हो जाती है। तो कोपार्सिनरी कैसे एंड होती है? ये तो पार्टीशन के द्वारा बंटवारा होता है। देखिए कोपार्सिनरी में ये बात भी ध्यान रखना कि कोपार्सिनरी जो है वो मिताक्षरा स्कूल में ही एप्लीकेबल होती है, दाएं भाग में नहीं। तो ये तो पार्टीशन के बंटवारे के बाद यहाँ पर एंड आ जाता है कोपार्सिनरी, या फिर बाय द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग कोपार्सिनर। तो लास्ट हमारा सर्वाइविंग कोपार्सिनर है, उसकी डेथ के बाद भी कोपार्सिनरी की एंड हो जाती है। तो ये हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है कोपार्सिनरी के बारे में। क्या क्या बताया मैंने? पहली बात, कोपार्सिनरी मिताक्षरा लॉ में है और ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में बात करती है। जॉइंट हायरशिप है, सबका समान अधिकार है। पार्टीशन के बाद एंड हो जाता है, 4 जनरेशन तक रहता है। बीच में से अगर किसी की डेथ हो जाए तो भी वो चलती है, लेकिन अगर लास्ट सर्वाइविंग खत्म हो जाता है तो वो उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाती है और कॉमन एंसेस्टर के खत्म होने के बाद दूसरी कोपार्सिनरी जो होती है स्टार्ट हो जाती है और कोपार्सिनरी के अंदर भी कोपार्सिनरी होती है। तो ये तो कोपार्सिनरी की कंसेप्ट हो गई। अब इसके एसेंशियल फीचर्स क्या है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि कोपार्सिनरी के एसेंशियल फीचर्स कौन कौन से हैं। पहला, मेल डिसेंडेंट्स अप टू द 3 जनरेशन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। एक कॉमन एंसेस्टर से 3 जनरेशन तक, मीन्स उस एंसेस्टर को हमने इंक्लूड करना है। जैसे हमने अभी एक को इंक्लूड किया था, उसके बाद गिनके 3, उसके बाद भी 3, उसको गिनेंगे तो 4 हो जाएंगी। इस तरह की जनरेशन बनाती है कोपार्सिनरी। फिर मेंबर्स कैन डिमांड पार्टीशन। मिताक्षरा लॉ में कोपार्सिनरी है और वहां पार्टीशन डिमांड किया जा सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जब भी पार्टीशन डिमांड करने की बात हो रही है तो उसमें सबकी मर्जी होनी जरूरी है। Each of copartner has control over the entire property along with others till partition effected। जब तक पार्टीशन नहीं हो जाता तब तक उनका उस प्रॉपर्टी पर, किनका, कोपार्टनर का, सबका इक्वल अधिकार है। फिर ऑनरशिप एंड राइट ऑफ पोजेशन इज कॉमन। अभी बताया कॉमन है, किसी का ज्यादा नहीं, किसी का कम नहीं, किसी का स्पेशल नहीं। could be alienated only in case of necessity। और एलिनिएशन कब हो सकता है? जरूरत पड़ने पे हो सकती है। और अभी बताया जब सब कोपार्सिनर उस चीज के लिए कंसेंट करते हैं, सहमति करते हैं, तभी जो है एलिनिएशन होगा। अगर किसी व्यक्ति की मतलब जो कोपार्सिनर में जो एक कड़ी है, एक जो जनरेशन बनाता है, वो जनरेशन में से एक की अगर डेथ हो जाती है तो रूल ऑफ सर्वाइवरशिप लगेगा, हायरशिप नहीं लगेगा। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ए से लेके हमने B1, B2 इस तरह से काउंट किए थे और अगर बी की अगर डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो सर्वाइवरशिप होगा ना, उसी की प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जाएगा। मीन्स उसके बाद जो बचते हैं, यहाँ पे उत्तराधिकारी नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पे सर्वाइवरशिप के हिसाब से ही चलने वाला है कोपार्सिनरी का जो फीचर काम करता है। अब ये तो हो गए इसके एसेंशियल फीचर। इसके अलावा इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, वो भी हम फटाफट से देख करते हैं और फिर कोपार्सिनरी हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो हम लास्ट में पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ कोपार्सिनरी की और उसके बाद कोपार्सिनरी हम एंड करते हैं। देखिए सबसे पहला फीचर है यूनिटी ऑफ ऑनरशिप। यूनिटी ऑफ ऑनरशिप का मतलब ये होता है कि जो भी कोपार्सिनर होते हैं इसके अंदर उनकी सबकी जो प्रॉपर्टी में ऑनरशिप होती है वो समान होती है। समान का मतलब ये है किसी को भी ज्यादा किसी को भी कम नहीं मिल रही है। जैसे ही एक व्यक्ति का जन्म होता है कोपार्सिनरी के अंदर, वैसे उसको जन्म से ही उस कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है और उससे वो अधिकार कोई छीन नहीं सकता है। वो अधिकार कैसे होगा? वो तो तब तक जब तक वो है उसमें प्रॉपर्टी के, उसमें हमारे जो डिग्री में आ रहा है वो, तब तक उसके पास वो अधिकार है और सबका समान है, कोई भी उससे वो अधिकार नहीं छीन सकता। यूनिटी है, सबका समान है, इक्वल है, किसी को एक्सक्लूसिवली ज्यादा नहीं दे रहे और किसी को कम हम राइट नहीं दे सकते हैं। इन डेटरमिनेबिलिटी ऑफ शेयर्स, इसको ध्यान से सुनिएगा। इन डेटरमिनेबिलिटी ऑफ शेयर का मतलब ये होता है कि हमें पता है कि कोपार्सिनरी में जैसे एक बच्चे ने जन्म लिया
वैसे ही उसका अधिकार हो जाएगा कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी में। लेकिन वो जो अधिकार है उसका इनडिटर्मिनेबल है, वो अनडिसाइडेड है। अनडिसाइडेड कैसे? क्योंकि ये जो कोपार्सिनरी में जो इंटरेस्ट होता है, जो अधिकार होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। जन्म के साथ घट जाएगा और अगर मृत्यु होगी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको पता है यह जो रूल होता है वो सर्वाइवरशिप का फॉलो होता है। सर्वाइवरशिप का मतलब जो बच गया उसको फिर उसका प्रॉपर्टी में उतना अधिकार मिल जाएगा। जैसे अगर 4 लोग थे, 4 में से अगर कोपार्सिनरी में एक की डेथ हो जाती है तो बाकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 3 पे बिटेगी। वो जो यहाँ पर जो बाकी जो प्रॉपर्टी होगी वो 3 में बटेगी। यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि जो उसके उत्तराधिकारी हैं बी के, उन्हें नहीं मिलेगी, बल्कि जो उसके साथ के थे कोपार्सिनर उन्हें मिलेगी। यही सर्वाइवरशिप का रूल होता है। इसीलिए इसमें जो शेयर होता है वो इनडिटर्मिनेबल होता है, उसको डिसाइड नहीं कर सकते। मैंने आपको बोला कि कोपार्सिनरी में जो मेंबर बनते हैं वो बर्थ के साथ बनते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अडॉप्शन के साथ भी बन सकते हैं। यानी पर एक बात ध्यान रखना है कि अग्रीमेंट बना करके किसी को नहीं लेके आ जा सकते कोपार्सिनरी में, ठीक है। फिर कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट का मतलब सबका कॉमन है, सबका समान इंटरेस्ट है। एक्सक्लूजन ऑफ फीमेल, इसमें बताया आपको फीमेल्स को एक्सक्लूड किया गया, हालांकि अनमैरिड डॉटर्स को इंक्लूड कर लिया गया कोपार्सिनरी में। इसी तरीके से विडो को भी कुछ मेंटेनेंस का अधिकार दिया है बच्चों लड़कों के साथ में कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी में। डिवोल्यूशन बाय सर्वाइवरशिप को बता ही दिया। यहाँ पर जो अधिकार डिवोल्यूट होता है वो सर्वाइवरशिप के बेस पे होता है, हायरशिप के बेस पे नहीं होता। राइट ऑफ मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस के अधिकार की बात करें तो हर व्यक्ति को जो कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी में जन्म लेता है उसका उस प्रॉपर्टी से, कॉमन प्रॉपर्टी से अपने आप को मेंटेन कराने का अधिकार है। अब यहाँ पर अनमैरिड डॉटर को भी इंक्लूड किया गया। जो बच्चे इंसेन होते हैं उनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया कि उनका भी अधिकार है कि वो जो कॉमन प्रॉपर्टी है उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकें। और इसके अलावा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे हमने बताया था कि कोपार्सिनरी कब खत्म होती है, एक तो पार्टीशन के बाद खत्म होती है और दूसरा जब ये सर्वाइवरशिप खत्म हो जाता है, लास्ट हायर जो सर्वाइवर होता है वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो कोपार्सिनरी खत्म होता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर अगर कोई मैरिज कर लेता है ना तो उसको भी कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी से हटा दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी के ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। बेसिकली अगर हम इसका जिस्ट निकालें, समरी निकालें, तो ये निकल के आता है कि कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कॉमन प्रॉपर्टी है जिसमें सबका इंटरेस्ट समान है। पार्टीशन हो सकता है लेकिन सबकी मर्जी से होता है। जन्म के साथ हिस्सा थोड़ा बट जाता है और मृत्यु के साथ हिस्सा थोड़ा बढ़ जाता है। और इसके अलावा अगर एक्सक्लूड होंगे तो व्यक्ति पार्टीशन के बाद कोपार्सिनरी खत्म होती है। कोपार्सिनरी में से एक व्यक्ति को निकाल दिया जाता है जब वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर मैरिज कर लेता है, और जब लास्ट सर्वाइवर की डेथ हो जाती है तो कोपार्सिनरी जो है एंड हो जाता है। तो ये इसके फीचर्स के साथ में कोपार्सिनरी प्रॉपर्टी हो गई हमारी क्लियर। आई होप आपको क्लियर होगी। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।